गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल पे आ रहा हूँ। कुछ एकेडमिक बिजीनेस थी शेड्यूल में, तो इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आगे जो है, अब इस मुलाकात को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। काफ़ी एकेडमिक चीज़ों पे मैंने काम कर लिया है। उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। और इंट्रोडक्शन आपको याद ही होगा, अभिषेक दुबे मेरा नाम है। बीए ऑनर्स, एमए इन इंग्लिश, एलएलबी एलएलएम मैं हूँ बाय क्वालिफिकेशन, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो मेन जो एरिया है उससे थोड़ी डिफरेंट है। I mean to say is I wish to clarify something which is not being taught in the colleges or universities, or even the things, despite having great uses, are out of the context of discussion among the academicians. So I am of the opinion today to share something about the legal context, words and beyond, the foundational kind of element in law academics I wish to discuss today. बेसिक, हर सब्जेक्ट का एक अपना डिसिप्लिन होता है। जैसे आप स्कूलिंग कंप्लीट करके जब लीगल एजुकेशन में पहली बार आते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इस सब्जेक्ट की कुछ टेक्निकलिटी होगी। जैसे एक इंजीनियरिंग करने आदमी जाता है या कोई लिटरेचर पढ़ता है, तो उस सब्जेक्ट का एक अपना तेवर होता है, उस सब्जेक्ट का अपना एक फाउंडेशन होता है। और उस फाउंडेशन या उस तेवर या उस कलर को जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक उस सब्जेक्ट में कुछ बेहतरीन कर पाने की उम्मीद आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से लीगल स्टडीज में भी जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि इस सब्जेक्ट का अपना एडजेक्टिव है, अपना विशेषण है। एंड दी न्यू कमर्स हु आर कमिंग टू द फील्ड, दे मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो उसमें जो मैं पहली बात आज करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ नए बच्चे जो लीगल स्टडीज में आते हैं, तो वो इस तरह के सवाल पूछते हैं जिससे मुझे ये लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ और आईपीसी पढ़ करके और उसके बाद कुछ इतना बेसिक पूछते हैं जिससे ये समझ में आता है कि उनके एकेडमिक फाउंडेशन में कुछ न कुछ अभी कमी है, जिसको पूर्ण करना हम सबका दायित्व है। जिनको चीज़ों की समझ है वो उसके साथ सामने आए, और सोसाइटी निश्चित रूप से उसका बहुत स्वागत करती है। तो इसी क्रम में आज मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपके समक्ष रख रहा हूँ। सब्सटैंटिव लॉज, प्रोसीजरल लॉज एंड एडजेक्टिवल लॉज आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। जो पहला पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि सब्सटैंटिव लॉज आर दोज लॉज which creates rights and liabilities, and procedural laws are those laws which enforces rights and liabilities created by the substantive laws. हिंदी में इसे मूल विधि और प्रक्रिया विधि कहते हैं। मूल विधि वो होती है जो अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करती है, उनको डिफाइन करती है, उनको परिभाषित करती है। और प्रक्रिया विधि वो होती है जो उनको प्रक्रिया में लाने का काम करती है, जो उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, उन अधिकारों और दायित्वों को। ये सामान्य बात है, हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं और आप लोगों को जानकारी भी होगी। लेकिन एक बहुत यूनिक बात इसमें होती है, जिसको जनरली एकेडमिक्स में मैं डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में देख रहा हूँ, टीचिंग्स में उसको लोग बहुत क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा हुआ है उस पे कुछ इतनी स्पेशलिटी नहीं है कि स्टूडेंट उस पर जो है अपना ध्यान रखे। तो मैं आज इसको क्लैरिफाई करता हूँ। वो मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा कि जितने प्रोसीजरल लॉज हैं हमारे पास, इन जनरल सभी प्रोसीजरल लॉज के को हम लोग एडजेक्टिवल लॉज भी कहते हैं। लाइक सीआरपीसी इज एन प्रोसीजरल लॉ, and CPC, Civil Procedure Code, is also a procedural law. Indian Evidence Act is also a procedural law. So whenever you study these subjects in any textbook or commentary, you must have noticed that CRPC is a procedural law as well as adjectival law. CPC is a procedural law as well as adjectival law, and the same case is with the
evidence law. So there are some questions to be traced foundationally, and those are that are these two terms are similar, or these two terms are having some differentiations. If there are some differentiations, then why we say that in all three cases like CRPC, CPC and evidence, that all these are procedural laws as well as the adjectival laws. तो हमें ये समझना है आज। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स वीडियो रख रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, मेरा उद्देश्य ये है। और एक बार बाइलिंगुअल हो जाने में हर मीडियम के लोग कवर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिवल लॉ सीआरपीसी को क्यों कहते हैं दोनों? पहली बात तो ये कि ये दोनों टर्म सिमिलर नहीं है। द प्रोसीजरल लॉ एंड द एडजेक्टिवल लॉ आर not the similar term. So what is the difference between the two? Yes, that is true that any adjectival law shall necessarily be a procedural law, but all procedural laws cannot be necessarily adjectival law too. What is the main difference? Procedural law, as we defined that, law which enforces the rights and liability created by the substantive law, that is called procedural law. एडजेक्टिवल लॉ वो होते हैं जो सिर्फ उन प्रोसीजर्स को कवर करते हैं जो किसी एक विषय से संबंधित हो। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब हम कहते हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नॉट ए जनरल प्रोसीजर कोड। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस प्रोसीजर कोड is limited to that of criminal law. That means it is a procedural law and its adjectiveness suggests that it is limited to that of criminal judicature. That means the procedural law which specifies itself with a subject matter particularly known as something is known as adjectival law. Civil procedure code is a procedural law because it enforces the rights and liabilities created by some substantive law. ये किसी सिविल जुडिकेचर के विषय को प्रक्रिया में लाता है, इसलिए ये प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ सिविल जुडिकेचर में काम करता है, इसका सब्जेक्ट मैटर या इसका एडजेक्टिवनेस जो है वो सिविल जुडिकेचर है। दैट इज द प्रेशियस पॉइंट ऑफ सिविल प्रोसीजर मेकिंग इट एडजेक्टिवल लॉ टू। यही कहानी एविडेंस लॉ के साथ है कि वो प्रोसीजरल लॉ इसलिए है क्योंकि वो राइट्स एंड लायबिलिटीज को एनफोर्स करता है, लेकिन वो एडजेक्टिवल लॉ इसलिए है कि वो सिर्फ एविडेंस के संबंध में बात करता है, किसी और विषय की एनफोर्समेंट की बात नहीं करता है। एक जनरल प्रोसीजर ऑफ लॉ इंडिया में होता और सारा क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, एविडेंस प्रोसीजर उसी में अगर होता तो वो प्रोसीजरल लॉ तो होता, लेकिन वो एडजेक्टिवल लॉ नहीं होता। दिस इज द की डिफरेंस। और किताबों में जिस तरह से लिखा हुआ है, जनरली स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिवल लॉ एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउएवर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद जो आजकल एक नई समस्या मैं लॉ स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, चूंकि इंट्रोडक्टरी लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग एडवांस कोर्सेज में चलेंगे अब, तो कुछ बेसिक्स है। जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी, ये बुक्स पे लिखा रहता है। जो जूरिस्प्रूडेंस की बुक एलएलबी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस नॉर्मली उन बुक्स के नाम में आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस ऑब्लिक लीगल थियरी। इट इज द नेम ऑफ द बुक, और यू कैन से नेम ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल. So the question arises that what is jurisprudence and what is legal theory, and are they belong to same meaning? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि पहली बात तो ये कि अगर दोनों सिमिलर टर्म होता तो बुक पे ऊपर में ये नहीं लिखा होता jurisprudence and legal theory, because we cannot write a book saying mango and mango. I hope you understand. So yes, so that clarifies that it is not the similar term jurisprudence and legal theory. Secondly, जो मेन एक्सप्लेनेशन है, jurisprudence बेसिकली एक मेन सब्जेक्ट है जिसको अगर वन वर्ड में लिमिटेड हमें करना हो, हाउएवर ये बहुत जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को माउल्ड करते हुए
एक दो पॉइंट में सीमित करना हो तो जूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफी ऑफ लॉ, और फिलोसफी ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलोसफी ऑफ एनी सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अब नॉर्मल डेफिनेशन फिलोसफी की जो होती है, उसके अगर एकेडमिक लेवल पे हम जाएंगे तो फिर इसका हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि इन जनरल इफ यू आस्क दैट व्हाट एग्जैक्टली फिलोसफी इज, so the answer is philosophy consists of epistemology, metaphysics, logic and ethics. So these are the subjects, or these are the areas where the philosophy studies itself. दर्शन शास्त्र अपना अध्ययन यहाँ करवाता है, अपना अध्ययन यहाँ करता है। ये एरिया जो है फिलोसफी है। तो फिलोसफी ऑफ लॉ की जब हम बात करेंगे, हर सब्जेक्ट की अपनी फिलोसफी होती है, और हर सब्जेक्ट की फिलॉसफी क्या हो सकती है, जिसमें उस सब्जेक्ट के या उस विषय के मेटाफिजिक्स को, उस विषय के एपिस्टेमोलॉजी को, उस विषय के लॉजिक को, उस विषय के एथिक्स को, इनको हिंदी में अगर हम कहें तो ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा, नीति मीमांसा और तत्व मीमांसा, इनके अध्ययन हम जिनमें करेंगे, उस विषय के सभी सार तत्वों का अध्ययन जिसमें हम करेंगे, वो फिलोसफी ऑफ एनी सब्जेक्ट होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस को जब हम फिलोसफी ऑफ लॉ कहते हैं, तो हम उसमें विधि के यानी कि लॉ के ज्ञान मीमांसा को, तत्व मीमांसा को, तर्क मीमांसा को और नीति मीमांसा को, सबका अध्ययन करते हैं। लॉ की परिभाषा क्या हो सकती है, लॉ से संबंधित प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं, लॉ का अपना कंडक्ट क्या हो सकता है, लॉ की अपनी प्रकृति क्या हो सकती है, ये सब कुछ हम जिस विषय में निर्धारित करते हैं, या जिस विषय में हम इन पर तर्क करने के लिए रास्ते खोलते हैं, वह विषय फिलॉसफी ऑफ लॉ है, और उसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और जिसका लिटरल हिंदी विधि शास्त्र होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम, इट इज द मेन डिसिप्लिन। अब लीगल थियरी उसमें एक छोटा एरिया होता है, और वो क्या करता है, लीगल थियरी इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नोट इट that legal theory is an individual unit of a subject. Secondly, this legal theory is, being a single theory, always targets to establish a single concept, and by arguments, by reasons, by resources, by the concepts, by contradictions, by thesis, by antithesis and by synthesis, it proves a particular theory only, which belongs to the continuum of law. It does not talk about universality, or it does not talk about a broad subject, or it does not define the limits of the subject. It talks about a single point of discussion in any subject, that more particularly law. So legal theory is an individual matter. It is a single command, is an you can say single point of discussion बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ लॉ, और ये कुछ एक अपना उद्देश्य बना करके उस उद्देश्य को निश्चित समस्या के प्रक्रिया से गुजारता हुआ एक परिणाम पे पहुंचता है, और वो एकल परिणाम हमेशा देता है। इट ऑलवेज गिव्स ए सिंगलेट रिजल्ट, दैट इज लीगल थियरी। तो ये भी आजकल समझना बहुत जरूरी हो गया है। जब आप लॉ को पढ़ने जाते हैं तो अपने आप को उतना स्पेसिफाई अगर आप नहीं करके जाएंगे, या ये कहिए कि आपका एडजेक्टिवनेस अगर उतना बड़ा नहीं है, तो आप इस फील्ड में कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे। भीड़ बहुत है, आप सब जानते हैं, पॉपुलेशन भी बहुत है, और हमारे पास अब धीरे धीरे संसाधन भी बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, प्रोफेसर्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग जो है इसको विषय की गंभीरता को, गहनता को और इसकी विशेषज्ञता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत स्कोप है इसका। तो जितना अच्छा हम समझेंगे उतना अच्छा हम लोग इस पे काम करेंगे। तो उसी तरह से जो अगली बात मैं करना चाहता हूँ, एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ जो है वो अपनी कुछ निर्धारित योग्यताएं रखता है। द लीगल डिसिप्लिन ऑफ स्टडी जो है ये कुछ अपनी निर्धारित योग्यताएं रखता है। लॉ पढ़ लेने के बाद आपके लिखने का तरीका भी आपको पहचान करा दे कि आप लॉ पढ़ के आए हैं। लॉ पढ़ने के बाद बोलने का तरीका भी आपको पहचान करा दे कि आप बोल के आए हैं। और एक डॉक्यूमेंट जो सामने प्रिंट होकर के आता है
सभी डिसिप्लिन के लोग पढ़ें तो उसका अर्थ निकले जो उससे कुछ न कुछ विशेष जरूर लॉ के लोग जो पढ़े हुए हैं वो निकालते हैं। और ये हमारी पहचान होनी चाहिए लीगल फील्ड की, अपने सब्जेक्ट में इतना माहिर होने की जरूरत है, और माहिर होने से ज्यादा अपने विषय को इतना प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है। द मेन की विच आई विश टू पॉइंट इट आउट टुडे। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप हमारे पीपीटी में देख रहे होंगे, राइटिंग रिकॉग्निशन एंड यूटिलाइजेशन। हिंदी में इसको लेखन और पहचान और उपयोगिता कह सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है आज बताने का कि एक लेक्चर को अब आजकल वीडियो से कवर करने का एक मीडियम आ गया जो पब्लिक डोमेन में रह सकता है। तो आजकल ये प्रमाण हो गया कि आज मैंने इस विषय पर कुछ बोला या किसी बड़े प्रोफेसर ने किसी विषय पर कुछ बोला तो उसका एक वीडियो बन सकता है और वो पब्लिक डोमेन में इन फॉर्म ऑफ वीडियो जो है अवेलेबल हो सकता है। लेकिन राइटिंग का अपना अलग स्टेटस है। द राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट is not only an art, rather it is science and technology and literature as well. आप जब किसी विषय पर लिखते हैं तो उसके अंदर से आपके सिर्फ शरीर के प्रभाव नहीं आते हैं, आपके आत्मा और मन का प्रभाव भी आपके लेखन में दिखता है। जब जब कुछ भी आप लिखें, आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तब से लेकर के, और किसी विषय पर कुछ विशेषज्ञ पेपर लिख रहे हो, या आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप पैसेज लिख रहे हो, आप किताबें लिख रहे हो, आप शेर, कविताएं, गजल लिख रहे हो, इन सभी चीजों में जब आप लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति जब लिखता है तो वो प्राकट्य जो है वो आपके आत्मा, मन, शरीर सभी प्रकार की भाव भंगिमाओं को उसमें अंकित करके रख देता है। ये लेखन की सबसे बड़ी चीज होती है। तो कंटिन्यूअसली लॉ के स्टूडेंट को अपना सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन अगर करना है तो उसको लिखना जरूर चाहिए। If you are a newer student in the field of legal studies, you must write extensively, irrespective of the usage of those writings. Whatever you are studying, you just write it, you sum it up, you review it, and you will come to know what kind of progress you actually require. You must understand. So, the writing is the blessing for legal studies students. And that's why I have mentioned here that after writing you will come to know that what exactly the recognition is. The recognition of passing certain examinations and having certain good numbers, good scores in some papers, or publishing 2 articles is never an actual recognition in the law. In field of law, the recognition is entirely different, and it depends on the every word that you deliver from your mouth throughout the day. That is your recognition, and that recognition you had to understand. Then only you will be able to justify the objective of legal studies. And utilization, of course, when you are acquainted that whatever you deliver from your mouth is going to be something which be preserved as record, you will understand what utilization is. कुछ भी लिखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी पढ़िए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। स्पैम मत क्रिएट करिए, कुछ काम ऐसा करिए जिसका कुछ प्रयोग हो सके। और प्रयोग हमेशा आप जानते हैं उद्देश्य मूलक होता है, परिणाम मूलक होता है। तो आप इस परिभाषा से बाहर जाने का प्रयास मत करिए। लीगल स्टडीज की ये जो बेसिक एंटिक्विटीज हैं वो मैं आज आपको बता रहा हूं। और एक पॉइंट मैंने लिखा है, स्कोप ऑफ कोर्स एंड स्कोप ऑफ टैलेंट। जो मैं अभी पहली बात कर रहा था कि राइटिंग, रिकॉग्निशन और यूटिलाइजेशन, ये आपको समझना है। तो स्कोप ऑफ कोर्स और स्कोप ऑफ टैलेंट में जो आप पूछते हैं कि करियर प्रोग्रेशन में लॉ में क्या क्या ऑप्शंस हैं, या हम एलएलबी कर लेंगे तो हमारे पास क्या क्या अतिरिक्त विकल्प जो है बढ़ जाएंगे। आप ये समझिए कि आप कोर्स का, आप उस डिग्री का स्कोप पूछ रहे हैं, और डिग्री का स्कोप रिटन हो सकता है। टैलेंट का स्कोप कभी कोडिफाई और लिमिटेड और रिटन नहीं हो सकता है। आप अपने अंदर वो स्पार्कल पैदा करिए, और उस स्पार्कल को जब आप पैदा कर लेंगे तो स्कोप उस स्पार्कल से डिफाइन होगा। तो स्कोप ऑफ टैलेंट नहीं आपको समझना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा, आपको टैलेंट ऑफ स्कोप समझना पड़ेगा। तो दैट इज अगेन द की वर्ड। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल अट्रैक्ट दीज मीनिंग्स टू देयर अंडरस्टैंडिंग, but yes, of course, I will welcome the questions if you have any. फर्दर एक और एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूं कि
इन सब चीज़ों में आपको क्या फ़र्क है। कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत करीबी लगती हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे अगला हमारा टर्म है, जैसे वही प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिवल लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। तो अगला जो हमारा टर्म है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप देखिए, administrative law is a subject which studies about the concepts being used in the administrative system of any country or state, or regulations being used in the administrative system, or you can say the concepts on which the administrative system is based on. These things belongs to the administrative law, and basically administrative law belongs to the continuum of constitutional law. It is one of the part. To give examples, when we study about the principles of natural justice, we study about the writs, different kind of writs, and from where these writs came, and what all other applications of those writs are. These things when we study, or further we study about the ombudsman system, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट होता है आज के ज़माने में। कॉम्परेटिवली ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है, बट इस पर काम बहुत हो गया है। और आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सिमिलर दिखते हुए फ्रेजेस में इतना अंतर है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो मैंने बता दिया क्या है। लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर वो लॉ है जिसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉ है वो लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। द लॉ विच इज इनेक्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, and law which is being executed by administration is law of administration. How closer they are, but how relative their meanings are. So dear friends, you must understand these kind of closeness and their opposite nature. This will help greatly in your understanding of legal studies. इसी तरह से क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ क्राइम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। आप देखिए, आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी को भी हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं और सीआरपीसी को भी हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं। लेकिन आप ये अपने टेक्स्ट बुक्स में फिर से वापस देखिएगा, और जितने आपके पास इस ज्ञान के स्रोत होंगे, संसाधन होंगे, उनका प्रयोग आप दोबारा करिएगा। लॉ ऑफ क्राइम्स हम सिर्फ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सीआरपीसी कैन नेवर बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ क्राइम्स। However, many students and the people who are in field of law, they used to call criminal law and law of crimes in a similar sense, which is absolutely wrong. Criminal law may be exemplified as IPC and CRPC both. One is substantive criminal law and another is procedural criminal law. But law of crimes is only IPC, Indian Penal Code, that is substantive criminal law. अपराध की जो मूल विधि है भारतीय दंड संहिता, सिर्फ उसी को लॉ ऑफ क्राइम्स कहा जा सकता है। अपराध का जो विधि है वो सिर्फ उन्हीं को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और लॉ तो ये एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन को स्पेसिफाई करेगा, और नाउन किस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है? लॉ को। लॉ एक नाउन है और इसको स्पेसिफाई कर रहा है वर्ड क्रिमिनल, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहां लॉ ऑफ क्राइम्स में लॉ और क्राइम दोनों नाउन है, एंड नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। This is the logic, and this is how you have to proceed. These are the examples how you have to define your territory of study. Of course questions होंगे तो आप पूछेंगे और मैं बताऊंगा जितना मुझे आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं प्रॉपर सोर्स से जो है उसको समझ करके फिर बताऊंगा, आपके समक्ष रखूंगा, नहीं तो आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा। और तो इस प्रकार से मैं ये कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ का एक मेन डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना चाहिए,
और उसकी राइटिंग्स में वो मेन डिसिप्लिन जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव राइटिंग्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, उन एग्जामिनेशंस में भी इन विधाओं का अगर आप प्रयोग करेंगे, इन तरीकों का अगर आप प्रयोग करेंगे, तो आपके आंसर राइटिंग का जो एक टेक्निक है उसमें कुछ ना कुछ जरूर आप अच्छा डेवलप कर पाएंगे और वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे हम जो है कंफर्टेबल हो रहे हैं इस पब्लिक डोमेन में, और हम कोशिश करेंगे कि नए नए विषय लेकर के आपके सामने उनकी टेक्निकलिटीज और निटीग्रिटीज के साथ आपके समक्ष आएं, और अपने भी विधि के ज्ञान को आप लोगों के साथ विमर्श करके बढ़ाएं। कुछ हम भी सीख जाएंगे आपके साथ साथ। थैंक यू सो मच, आपका प्रेशियस समय हमें देने के लिए, बहुत कीमती समय आपने अपना हमें दिया, हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे कंक्लूडिंग नोट्स में कुछ मेरी छोटी मोटी बातें हैं। प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल जरूर पूछें। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर एन एक्सीलेंट सोर्स। आप अपने आप में बहुत विश्वास रखिए, आपसे उम्दा कोई स्रोत नहीं है, आप बहुत उम्दा स्रोत हैं। और अकाउंटिंग ऑफ टाइम अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप समय का मूल्यांकन, समय का आंकलन अगर कर गए, तो आप जिंदगी में हर वो कुछ सीख सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते कि आप ये सीख सकते हैं। ये इस पर विश्वास कीजिए। वर्ल्ड इज लेजी। विश्व जो है, कहते हैं कि बहुत तेज गति से चल रहा है, वो विश्व नहीं चल रहा है, वो समय बहुत तेज गति से चल रहा है और विश्व सोया हुआ है। और आप अगर उसमें निकल करके दौड़ जाएंगे तो आप विश्व में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड इज लेजी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछिएगा, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।